डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम एफएम के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत हम भारत में वित्तीय प्रणाली का अध्ययन करेंगे और यह यूनिट 5 के अंतर्गत शामिल है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वित्तीय प्रणाली क्या है। वित्तीय प्रणाली में व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा ऋण की मांग की जाती है। इनकी आपूर्ति ऋण योग्य कोषों से की जाती है। ऋण योग्य कोष मतलब ऋण बांटने के लिए कोष को पहले इकट्ठा किया जाता है, जिसको ऋण योग्य कोष कहा जाता है। इन कोषों को वित्तीय प्रणाली में संगठित बैंकिंग व गैर बैंकिंग संस्थाओं तथा असंगठित माध्यमों से उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय बाजार विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसमें मुद्रा तथा पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाजार में पूंजी और मुद्रा दोनों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय करने के लिए विभिन्न वित्तीय उपकरणों की सहायता ली जाती है। यानी ये जो वित्तीय प्रणाली में जो लेन देन होता है वित्त का, इसके लिए वित्तीय उपकरण फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, उनकी मदद से ये कार्य संपादित किया जाता है। वित्तीय प्रणाली में 4 प्रकार से वित्त की मांग की जाती है। सबसे पहले है औद्योगिक वित्त, यानी औद्योगिक कार्यों के लिए जब ऋण की मांग की जाती है तो उसको औद्योगिक वित्त कहा जाता है। दूसरा है कृषि वित्त, कृषि कार्यों के लिए जिस वित्त की मांग की जाती है उसे कृषि वित्त कहा जाता है। तीसरा है विकास वित्त, यानी विकास कार्यों के लिए जब ऋण की मांग की जाती है तो उसे विकास वित्त कहा जाता है। ये कृषि वित्त और औद्योगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर है सरकारी वित्त, सरकार अपने कार्यों के लिए जब ऋण की मांग करती है तो उससे सरकारी वित्त कहा जाता है। वित्तीय प्रणाली को हम वित्तीय क्षेत्र के नाम से भी पुकार सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम देखते हैं कि भारत की वित्तीय प्रणाली है वो किस प्रकार से ढली हुई है, उसका ढांचा किस प्रकार है। तो वित्तीय प्रणाली के जो प्रमुख अंग हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? ये संस्थाएं बचतों को इकट्ठा करके अंतिम उधारकर्ता को उपलब्ध कराती हैं। ये संस्थाएं 4 भागों में विभक्त होती हैं। यानी वित्तीय संस्थाएं वो होती हैं जो लोगों की अतिरिक्त बचतें जो उनके पास होती हैं, फालतू पैसा उनके पास पड़ा होता है, उसको इकट्ठा करती हैं तथा उन लोगों को उपलब्ध कराती हैं जिनको कि ऋण की ज़रूरत होती है या पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये संस्थाएं देश में 4 प्रकार से कार्यरत हैं। सबसे पहले है नियामक संस्थाएं। नियामक संस्थाएं वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है जो वित्तीय प्रणाली के लिए नियम बनाती है, अधिनियम बनाती है, दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, आचार संहिता बनाती हैं। ये संस्थाएं रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, यानी वित्तीय प्रणाली का संचालन करती हैं। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं वो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये देश की जो मुद्रा प्रणाली है उसका नियंत्रण करती है। फिर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, यह मुद्रा नहीं पूंजी बाजार का ये नियंत्रण करती है। फिर है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, ये औद्योगिक वित्त का नियंत्रण करती है। चौथा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी IRDA, ये बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था है, क्योंकि बैंकिंग भी विनियोग का विषय है।
अतिरिक्त जिनके पास बचतें होती हैं उनको बीमा पॉलिसी के माध्यम से बीमा कंपनियां इकट्ठा करती हैं और फिर अपने इकट्ठा किए गए कोषों को उन संस्थाओं या कंपनी को उपलब्ध कराते हैं जिनको कि धन की ज़रूरत होती है। तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए IRDA नियामक संस्था है। अब हम बात करेंगे वित्तीय मध्यस्थ की। वित्तीय संस्थाओं में ही शामिल है वित्तीय मध्यस्थ। ये बचतकर्ता व उधारकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है बैंकिंग मध्यस्थ। इसमें सभी प्रकार के व्यापारिक बैंक, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक आदि को शामिल किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या इनको NBFCs भी कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इसके अंतर्गत LIC, GIC, HDFC, लीज फाइनेंशियल कंपनीज, UTI, NHB, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड शामिल हैं। इनको गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैंक नहीं होती फिर भी ये वित्त का कार्य करती हैं, इसलिए ऐसी संस्थाएं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। फिर है गैर वित्तीय मध्यस्थ 3 नंबर पे। ये भी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि किराया क्रय कंपनियां और जोखिम पूंजी कंपनियां होती हैं। इसके बाद है अन्य संस्थाएं। जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन्हीं में अन्य संस्थाएं शामिल हैं। अन्य संस्थाओं में प्राइमरी डीलर्स, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज आदि शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली का अगला अंग देखते हैं। दूसरे नंबर का अंग है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार एक संस्था या संगठन है जिसके अंतर्गत वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और वित्तीय सेवाओं का क्रय विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी वित्तीय मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार वह है जहां पर वित्तीय सेवाओं का क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है असंगठित वित्तीय बाजार। असंगठित वित्तीय बाजार वह बाजार है जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर किया जाता है या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी वित्तीय संस्थाओं के बाहर जो भी लेन देन होता है वित्त का, वह असंगठित वित्तीय बाजार में शामिल होता है। ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले है देशी बैंकर या इंडिजीनियस बैंकर। ये ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। देशी बैंकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमाएं स्वीकार करते हैं और ऋण भी प्रदान करते हैं। सेठ, महाजन, सराफ, चेटी आदि नामों से जाना जाता है। यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में सेठ, महाजन, सराफ, चेटी आदि होते हैं जो लोगों की जमाएं भी स्वीकार करते हैं और लोगों को ज़रूरतमंदों को ऋण भी प्रदान करते हैं, परंतु इन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरे नंबर पे है साहूकार या मनी लेंडर्स। साहूकार हैं जो सिर्फ जमा स्वीकार नहीं करते असंगठित क्षेत्र में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सिर्फ उधार देते हैं और ये ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं जो कि वित्तीय संस्थाओं से ली गई जो ब्याज दर है उसकी तुलना में काफ़ी अधिक होती है। दूसरा है संगठित वित्तीय बाजार। संगठित वित्तीय बाजार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं और इसमें संस्थाएं होती हैं वित्त का कार्य करने वाली, इसलिए इसको संगठित वित्तीय बाजार कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मनी मार्केट इसमें 1 वर्ष से कम अवधि के लिए धन का लेन देन किया जाता है, वह शामिल होता है। यह अल्पकालीन मुद्रा की आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा है पूंजी बाजार, जिस बाजार में मध्यम और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे पूंजी बाजार कहते हैं। ये पूंजी बाजार भी 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट वह बाजार है जहां नई प्रतिभूतियों के सौदे होते हैं, यहाँ प्रारंभिक जन निर्गमन लाया जाता है।
प्रारंभिक निर्गमन का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, या शॉर्ट में इसको बोलेंगे IPO। यानी जब पहली बार कोई डिबेंचर या इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर पहली बार जब जारी किया जाता है तो उसको IPO कहा जाता है। IPO सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही लाया जाता है। उसके बाद है सहायक बाजार सेकेंडरी मार्केट। इसमें पहले से खरीद गई प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, यानी हमने जब एक बार प्रतिभूति खरीद ली, पहली बार खरीदा तो उसको प्राथमिक मार्केट से खरीदा, अब इसको हम कभी बेचेंगे तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। अब वित्तीय बाजार के बाद तीसरा जो वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है वह है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग वित्त, जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग, अभिगोपन, दलाली, किराए क्रय, कस्टोडियन, लॉकर, मनी ट्रांसफ़र, ATM, ई-बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, पोर्टफोलियो प्रबंधन, मार्केट मेकर। चौथे नंबर पे है वित्तीय उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण जिनके माध्यम से लेन देन संपादित किया जाता है वो इस प्रकार हैं। तो मुद्रा बाजार में वचन पत्र, हुंडी, विनिमय बिल, खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र, व्यापारिक पत्र, अंतरबैंक ऋण और मांग मुद्रा के माध्यम से सौदे संपादित किए जाते हैं। फिर दूसरा है पूंजी बाजार के उपकरण। पूंजी बाजार जहाँ पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। इसमें शामिल हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, निगमीय स्टॉक। निगमीय स्टॉक जो अंश होते हैं उनका ही बड़ा रूप होता है। 100, 1000, 2000 अंशों को मिला के एक नया स्टॉक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इसके बाद है बंधक ऋण। फिर है उपभोक्ता और वाणिज्यिक ऋण। यदि उपभोक्ता के द्वारा उपभोग जो ऋण लिया जाता है लंबे टाइम के लिए, वह भी पूंजी बाजार का हिस्सा है। फिर आधारभूत संरचना के बॉन्ड, यानी आधारभूत देश की संरचना, नदियों पे पुल, सड़कें बनाने के लिए जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो आधारभूत संरचना के बॉन्ड कहलाते हैं, वो भी पूंजी बाजार में बेचे जाते हैं। फिर है समतांश, पूर्वाधिकारंश और ऋण पत्र। तो आज हमने इस प्रकार भारत की वित्तीय प्रणाली का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।